एक्ने के पिंपल चले गए लेकिन स्कार छोड़ गए पीछे, है ना, स्कार रह गए। तो आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या ये स्कार क्रीम से दूर ठीक हो सकते हैं क्या? क्या मेरे को घरेलू नुस्खे काम आएंगे क्या, या फिर क्लिनिक में जाके ही इलाज कराना पड़ेगा, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट, पैसा कितना खर्च आएगा? इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो ना। तो आज मैं इस वीडियो में, अगर आप एंड तक देखोगे, पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो भैया। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते नहीं हो, फिर गुम हो जाते हैं आपसे वीडियो, और मेरे को भी फ़ायदा नहीं होता और आपको भी फ़ायदा नहीं होता इतनी मेहनत करने का। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है कोई भी वीडियो बनाते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो इस वीडियो में मैं पूरी ऑनेस्टी से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट कब कब काम करता है, कौन सा ट्रीटमेंट आपका घर पे ही हो सकता है, और कौन सा ट्रीटमेंट आपको क्लिनिक में जाके करवाना पड़ेगा, और पैसा कितना खर्च आएगा, है ना? और किस चीज़ पे पैसा लगाना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं लगाना चाहिए कि वेस्टेज ही ना हो जाए। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ध्यान से इसके साथ बने रहिए। तो सबसे पहले तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प स्कार रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट मुक्तसर पंजाब से हूं, और मैं काफ़ी सालों से स्कार रिहेबिलिटेशन और स्किन ट्रीटमेंट्स पे काम कर रहा हूं, और काफ़ी अच्छा खासा तजुर्बा हो गया, 25 ईयर प्लस का हो गया एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं ये एक मिथ क्लियर कर दूं आपकी कि एक्ने और एक्ने के स्कार दोनों अलग प्रॉब्लम हैं, ठीक है ना? एक्ने होना अलग प्रॉब्लम है और एक्ने स्कार होना अलग प्रॉब्लम है। एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, एक्ने पिंपल की ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ठीक है ना? दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक्ने स्कार के साथ साथ पिगमेंटेशन भी छोड़ जाता है, तो वहाँ पर काले काले दाग भी हो सकते हैं, आपकी स्किन काली हो सकती है, ठीक है ना? लेकिन अगर आपकी स्किन के अंदर खड्डे पड़ गए हैं, स्किन अगर अंदर को धंस गई है, तो अनइवन हो गई है, तो वो स्कार बन गया है, उसका ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले करते हैं होम ट्रीटमेंट की बात, जो घर पे आप घरेलू नुस्खों से काम कर सकते हैं। तो घरेलू किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, किन चीज़ों पे ये हेल्थ इम्प्रूव करती है, स्किन की कंडीशन को इम्प्रूव करती है, तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो घर पे। सबसे पहले आ जाती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमें पिगमेंटेशन से बचाती है, और अगर आपके पिगमेंटेशन हो गई है एक्ने की वजह से या किसी और की वजह से, तो सनस्क्रीन अगर आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो वो पिगमेंटेशन आपकी कम हो जाएगी, इसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। नंबर 2 आ जाता है रेटिनॉल्स या एडेप्लिन। ये कोलेजन को बूस्ट करते हैं, साथ ही साथ स्किन की जो टर्नओवर है इसको इम्प्रूव करते हैं, नीचे से फ्रेश स्किन आने लगती है। तो उससे आपकी स्किन जैसे कोई डल पड़ी हुई है या मुरझाई सी हुई है, उसमें ये काफ़ी अच्छा नुस्खा देती है। सेकेंडली थोड़ी सी स्किन को जवान करती है, क्योंकि कोलेजन प्रोडक्शन को भी तो ये बूस्ट करती है ना। तो उसके बाद आता है नायासिनामाइड चेहरे के अंदर जो बनने वाला ऑयल है इसको कंट्रोल करती है, पिगमेंटेशन को भी इम्प्रूव करती है, और स्किन का एक बैरियर होता है कि जो हमें बीमारियों से बचाता है। तो नायासिनामाइड उसको बैरियर को भी प्रोटेक्ट करती है, उसको इम्प्रूव करती है। उसके बाद विटामिन सी, आपने बहुत सी ऐड में देखा होगा, आजकल तो बहुत ऐड चल रही है विटामिन सी की। तो ये स्किन को ब्राइट बनाता है, गोरा होना अगर चाहते हैं ना, बहुत से लोग गोरा होना चाहते हैं, तो ये स्किन को ब्राइट करता है। ये हो गया, और ग्लूटाथायोन हो गया, दोनों ही स्किन को गोरापन बढ़ाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और स्किन को इम्प्रूव करते हैं, स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव करते हैं, उसको गोरा भी करते हैं, और पिगमेंटेशन अगर हो तो उसको भी कम करते हैं। उसके बाद आता है सैलिसिलिक एसिड। अब नाम से मत डर जाना, एसिड का नाम है। तो ये स्किन को जो डेड सेल होते हैं ना, इसको ख़त्म करता है, और नए से जो पिंपल वगैरह आते हैं आपके, उनको रोकता है, क्योंकि ये जब डेड सेल्स होते हैं ना हमारे स्किन के पोर्स में जाके क्लॉग कर देते हैं, तो ये क्लॉग्स को खोल के आपके पोर्स को क्लीन करता है, तो नए पिंपल आने से रोकता है ये। तो घर में ट्रीटमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये अफोर्डेबल होती है, सस्ती सुंदर होती है, घर पे खुद ही कर लो, कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, ईजी होती है करनी, ठीक है।
और ये जो घरेलू नुस्खे हैं, ये मेंटेनेंस अगर आपने अपनी स्किन की करनी है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। नए एक्ने ना आए उसमें बहुत हेल्प करते हैं। स्किन को, टेक्सचर को और गोरापन, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लो को इम्प्रूव करते हैं। अब इनके कॉन्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है कि डीप स्कार जो हैं वो नहीं ठीक होते इससे। कोई भी घरेलू नुस्खा कर लो, उससे डीप रोलिंग स्कार वैसे भी रहते हैं, विजिबल रहते हैं, जब भी आप स्माइल करोगे वो दिखेंगे ही। बॉक्स स्कार वो खड्डे 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 से आपको दिखेंगे ही, है ना। आइस ब्रिक स्कार के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, रिज़ल्ट बहुत स्लो होते हैं, अगर जो कोई इफेक्ट आए भी तो बहुत ज़्यादा स्लो इफेक्ट होता है इनका। अब वर्सेस हम बात करें क्लिनिकल ट्रीटमेंट की, क्लिनिक पे जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके बारे में, तो सबसे पहले मैं कभी भी ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले ना 4-5 चीज़ों का ध्यान करता हूँ, उसकी प्रॉपर असेसमेंट करता हूँ कि स्किन की टाइप क्या है, स्कार की टाइप क्या है, स्कार की डेप्थ क्या है ना, और एक्टिव एक्ने साथ में है कि नहीं है, पिगमेंटेशन साथ में है कि नहीं है, प्रीवियस ट्रीटमेंट अगर उन्होंने कोई लिया है तो वो क्या है, और कितने सेशन लिए हैं, उसका क्या रिज़ल्ट रहा है ना। पिछली ट्रीटमेंट वही ली हो, मान लो किसी ने फ्रैक्शनल CO2 लेज़र कराया हो, तो हम दोबारा प्लान, अगर उसका रिज़ल्ट नहीं आया तो हम क्यों दोबारा प्लान करेंगे, है ना। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, पेशेंट क्या चाहता है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। और पेशेंट का बजट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। बजट नहीं होगा तो हम बहुत सी चीज़ें प्लान ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें सर्टेन करने के बाद हम ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। हर पेशेंट का अलग अलग प्लान होता है, हर पेशेंट की स्किन का टेक्सचर अलग होता है, हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, और उनका अलग अलग प्लान बनता है। क्लिनिक में हम कौन कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में ज़रा बहुत मैं बता देता हूँ। सबसीजन रोलिंग स्कार के लिए सबसे अच्छे रहते हैं, और जो फाइब्रस बैंड होते हैं स्किन के नीचे उनको कट किया जाता है, और इसकी कॉस्ट अराउंड 7,000 to 10,000 रुपीज़ आती है अगर आप किसी क्लिनिक में करवाते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिक। इसके बाद आ जाती है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, कोलेजन की रीमॉडलिंग में काम करती है, स्टिमुलेशन में काम करती है, टेक्सचर इम्प्रूव करती है, उबड़ खाबड़ स्किन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है ये। और इसकी खर्चा 5 to 10,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिक और सिटी और एरिया, कितना एरिया आपका फेस का इन्वॉल्व है उस हिसाब से आपका खर्चा आ सकता है। और उसके बाद आ जाती है माइक्रो नीडलिंग एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी में नीडल्स स्किन के अंदर जाके रेडियो फ्रिक्वेंसी अंदर डिलीवर करती हैं, तो उससे कोलेजन भी बूस्ट होता है, और आपके जो खड्डे हैं स्किन भी नीचे से कोलेजन बनेगा तो स्किन के जो खड्डा है वो ऊपर को तरफ आना शुरू हो जाता है, तो ये खड्डे इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और अगर इसके साथ डर्मा रोलर भी साथ में जोड़ दिया जाए तो और भी अच्छा सोने पे सुहागा हो जाता है। तो क्योंकि इसमें डिस्पोजेबल्स होते हैं, क्योंकि जो नीडल्स होती हैं डिस्पोजेबल होती हैं, कहीं घटिया क्लिनिक में अगर आप करवाओगे जो सेम नीडल विदाउट स्टरलाइजेशन ही यूज़ किए जा रहा है तो आपको HIV तक, हेपेटाइटिस तक, पीलिया या एड्स तक बीमारी हो सकती है। तो अच्छे क्लिनिक में कराना चाहिए जिनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रॉपर हो और प्रॉपर स्टरलाइजेशन करते हों, या नया अगर यूज़ हो सके तो सबसे बढ़िया होता है। उसके बाद आ जाती है रेडियो फ्रिक्वेंसी प्लेन, तो ये स्किन के ऊपर से ही की जाती है, और स्किन के नीचे कोलेजन को बूस्ट करने के लिए ये, और अल्ट्रासोनिक, ये दोनों ही कोलेजन को बूस्ट करने के लिए यूज़ की जाते हैं। इसके बाद आ जाती है PRP, ये रिजुविनेट, इसमें से बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो स्किन को बूस्ट करते हैं, एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, स्किन की हीलिंग को सपोर्ट करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो अक्सर ये कम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ दिया जाता है, अकेले इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, कम्बिनेशन ट्रीटमेंट के साथ ही इसका फ़ायदा होता है। TCA क्रॉस आइस ब्रिक स्कार में ही ज़्यादा यूज़ होते थे पहले, आजकल सिलेक्टेड केस में ही हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूज़ कम करते हैं। केमिकल पील हम काफ़ी यूज़ करते हैं, सुपरफिशियल और मीडियम डेप्थ केमिकल पील्स जो होती हैं उससे पिगमेंटेशन, एक्ने के स्कार, एक्ने की डेप्थ और इस सारी इरेगुलरिटीज़ को दूर करने में इसका फ़ायदा मिलता है हमें। तो इसके प्रोज एंड कॉन भी डिस्कस कर लेते हैं घर की ट्रीटमेंट के तरह ही, कि इसमें इम्प्रूवमेंट बेटर होती है, ये प्रो है इसका। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, आपके स्कार के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट प्लान की जाती है, सो पर्सनल प्लान होगा आपका। मल्टीपल ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कितनी सारी ऑप्शंस अब हमें अवेलेबल हैं, कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 5 या 6
जैसे हम 6 तरह की ट्रीटमेंट का भी कम्बिनेशन करते हैं, जो हमारी कम्बिनेशन ट्रीटमेंट है। और विजिबल रिज़ल्ट जो होते हैं ये होम केयर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। और इसके कॉन्स, इसके नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव साइड यही है कि इट्स मोर एक्सपेंसिव देन होम ट्रीटमेंट, है ना, फिर आपको आना भी पड़ता है। नंबर 2, इसके मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। रिकवरी टाइम कुछ दिन लगते हैं, इसको रिकवरी 2-4-5 दिन लगते हैं रिकवरी होने में, कि बंदा सही ढंग से हो जाए। वैसे तो आजकल जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसमें आप काम पे जा सकते हैं अगले दिन से, कोई ऐसी बात है नहीं, डाउन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। और टेम्परेरी हो सकती है रेडनेस या स्वेलिंग, है ना। तो रिज़ल्ट्स 2 या 3 वीक के बाद आना शुरू हो जाते हैं। तो होम वर्सेस क्लिनिक में अगर हम कंपैरिजन करें तो घर की ट्रीटमेंट सस्ती है, क्लिनिक की महंगी होगी डेफिनेटली। घर की ट्रीटमेंट मेंटेनेंस के लिए अच्छी है, क्लिनिक की ट्रीटमेंट बेटर और एस्टैब्लिश स्कार्स के लिए, उनके रिजल्ट्स के लिए है। ठीक है, घर की ट्रीटमेंट नए एक्ने को प्रिवेंट करती है, और जो क्लिनिकल की ट्रीटमेंट है वो एग्जिस्टिंग जो स्कार हैं उसको इम्प्रूव करती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। घर की ट्रीटमेंट स्लो होती है, इसके रिजल्ट्स फास्टर होते हैं। उसमें घर की ट्रीटमेंट में कोई भी डाउन टाइम नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है ना। और डीप स्कार पे घर की ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, ये अच्छा काम करती है। तो कौन कौन इस ट्रीटमेंट को चूज़ करे कि जब आपके एक्टिव एक्ने कंट्रोल में है तो फिर आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेने के सोच सकते हैं। अगर बीच में ये नए एक्ने आ रहे हैं तो पहले एक्ने को कंट्रोल कर लो, घर के होम रेमेडीज़ करके कंट्रोल कर लो। अगर नहीं कंट्रोल आ रहा तो डॉक्टर से पूछ के कंट्रोल कर लो, उसके बाद स्कार की तरफ जाओ। माइल्ड पिगमेंटेशन है आपको, वो भी घर पे हो सकती है। सुपरफिशियल टेक्सचरल चेंजेस को ज़रा बहुत हैं आपके, वो भी आप घर पे कर सकते हो। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट रखनी है आपने प्रोसीजर के बाद, वो भी आप घर पे कर सकते हो बड़े आराम से। क्लिनिक तब सूटेबल है जब आपके रोलिंग स्कार हैं, डीप स्कार हैं, बॉक्स स्कार हैं, आइस पिक स्कार भी हैं, ओपन पोर्स भी हैं साथ में, और काफ़ी देर पुराना आपका एक्ने के स्कार्स हैं, और जो आपका कॉन्फिडेंस कम कर रहा है। आप परेशान हो जाते हो जब भी आईना देखते हो, चेहरा देखते हो अपना, तो वो परेशान हो जाते हो, कई साल पुराने हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तब आपको क्लिनिक आ जाना चाहिए। 1-2 बार की झंझट ही लगता है आप बंदे को, फिर जब आप रिज़ल्ट देखोगे तो आप इतना खुश हो जाओगे कि आपको ये झंझट लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा यार चलो जाके करवाते हैं, है ना। तो फाइनल मैसेज मेरा यही है, एक बार हमेशा ही याद रखें कि हर एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट अलग होता है। एक ही ट्रीटमेंट हर बंदे में ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रीटमेंट काम करे, क्योंकि हर स्कार अलग है, उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से अलग होता है। आप वो ट्रीटमेंट करवाओ जो आपके लिए बेस्ट हो। खर्चा मत देखो, खर्चा आप 2-4 बार करवाओगे, 2-4 बार करवाओगे फिर आप रुक जाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस फिर डूब जाएगा। एक बार करवाओ, अच्छा ट्रीटमेंट करवाओ, कम्बिनेशन ट्रीटमेंट अगर ले सको तो सबसे बढ़िया है ना। पहले समझ लो अच्छे से कि मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी मेरे को इम्पोर्टेंस है उसकी, है ना। फिर उसके लिए आपको बजट भी करना पड़ेगा। देखो कुछ पैसे आपको सेव भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हर ट्रीटमेंट इतना आसान और सस्ता नहीं होता है ना। तो सही डायग्नोस कराओ और सही डॉक्टर से कराओ। मेरे से चाहे ना करवाओ, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही करवाना है, नहीं, आप जिस पास भी जाओ डॉक्टर से पूरी डिस्कशन करो, ट्रीटमेंट को समझो, स्कार को समझो, स्कार की सारी जैसे मैंने बताया ग्रेडिंग करो, है ना, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करो। डॉक्टर से ज़रूर पूछो कि मेरे ये ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्या इफेक्ट होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, है ना, क्या, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दो यार, अब इतनी दूर तक आ गए हो तो, है ना। कमेंट में मेरे को लिखो कि आपके किस टाइप के स्कार हैं, आप भी अपना एनालिसिस करो, आप मेरे को बताओ कि किस टाइप के आपके स्कार हैं आपको। तो अगर आप किसी और टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ कि किस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बताऊं, कैसे बताऊं। कुछ चीज़ों का प्राइस शायद मैं बताना भूल गया, अब बता देता हूं। जैसे TCA क्रॉस है वो भी 5 to 7,000 में है, PRP भी 5 to 7,000 है, ठीक है। माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसमें डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं, 8 से 10,000 11,000 डिपेंड करता है ना। और साथ में अगर आप डर्मा रोलर भी ऐड कर लो तो 2,000 और ऐड कर सकते हो साथ में। केमिकल पील सस्ती भी होती है, और अच्छी जो ट्रीटमेंट केमिकल पील होती है 2,000 से शुरू होकर 5,000 तक जाती हैं।
तो ये सारे प्राइसेस थे। डिपेंड करता है बाकी क्लिनिक टू क्लिनिक। बड़े शहरों में एक्चुअली उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, रेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है। हमारे जैसे छोटे शहर में, जैसे मेरी अपनी बिल्डिंग है, अपना ही क्लिनिक है, तो हमें रेंट नहीं पड़ता, तो हम खर्चा हमारा उस हिसाब से है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा, और मेरे को सजेस्ट करते रहिए कि कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।